Hello nurses, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's microbiology questions. Question number 1 is, which of the following bacteria shows the maximum growth in 16 degree Celsius to 40 degree Celsius? निम्न में से ऐसा बैक्टीरिया जो कि 16 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के मध्य सबसे अच्छी वृद्धि यानी ग्रोथ करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस आर ए साइक्रोफिलिक, बी मिजोफिलिक, सी हाइपरथ्रोम्बोफिलिक और डी थर्मोफिलिक. Correct option is option number B, that is mesophilic. पैथोजेंस का अर्थ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं. यह अलग अलग तापमान पर अच्छी वृद्धि या ग्रोथ करते हैं. इनको नियम अनुसार 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज साइक्रोफिलिक. साइक्रोफिलिक जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है जिसमें वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच. ओके. और जो सेकंड होता है उसको हम बोलते हैं मेसोफिलिक. यह ग्रोथ करता है 16 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री. और नेक्स्ट वन इज थर्मोफिलिक. यह ग्रोथ करेगा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से अबव. ये उसमें ग्रोथ शो करेगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मीजोजोम फाउंड इन बैक्टीरिया? निम्न में से बैक्टीरिया में पाए जाने वाला मीजोजोम क्या फंक्शन करता है? ऑप्शंस आर ए सेल डिवीजन, बी स्पोरुलेशन, सी रेस्पिरेशन और डी ऑल ऑफ द अबव. Correct option is option number C, that is respiration. बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होता है जिसकी लगभग 0.3 से 14 मैक्रोमीटर तक लंबाई हो सकती है. इसमें मीजोजोम मुख्यतः प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डेड संरचना होती है. यह बैक्टीरियल सेल्स में मुख्यतः सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होती है क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम की सहायता से भोजन के ब्रेकडाउन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा यानी एनर्जी उत्पन्न होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. नेम ऑफ डिजीज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. रूबेला, रूबेला वायरस. मम्स, मिक्सोवायरस पैरोटिडिस. एड्स, निज़ेरी गोनोरिया. डेंगू, एब्रोवायरस. चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. And the answer is option number C, that is AIDS, which is not from the Neisseria gonorrhea. AIDS का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है. यह एक रोग या डिजीज़ नहीं होता है बल्कि रोगों का समूह होता है जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं, जो कि HIV वायरस के थ्रू फैलता है. मतलब HIV वायरस के इन्फेक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है. और गोनोरिया रोग जो होता है वो नाइजेरिया गोनोरिया पैथोजन के द्वारा उत्पन्न होता है. शेष ऑप्शन वाले पेयर आपस में सही सम्मिलित हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन आवर बॉडी द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, dysentery, polio, etc. takes place from which of the following sources? हमारे शरीर में कॉलरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री, पोलियो आदि डिजीज का ट्रांसमिशन निम्न में से कौन से सोर्स के द्वारा होता है? ऑप्शंस आर ए ब्लड, बी फूड, सी सॉयल और डी वाटर. करेक्ट ऑप्शन इज
Option number D, that is water. Next question is, which of the following scientists invented the modern sterilization techniques like hot air oven and autoclave etc.? निम्न में से मॉडर्न स्टरलाइजेशन तकनीकों जैसे हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव आदि किस वैज्ञानिक की देन मानी जाती है? ऑप्शंस आर ए लुइस पास्चर, बी जोसेफ लिस्टर, सी रॉबर्ट कॉच और डी एडवर्ड जेनर. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लुइस पास्चर. चिकित्सा के क्षेत्र में किसी भी सर्जरी की सफलता स्टरलाइजेशन की एक्यूरेसी पर निर्भर करती है. यह सारी तकनीकें लुइस पास्चर की ही देन है और अनेक खोजों के कारण से इनको मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम पाश्चराइजेशन के द्वारा सूक्ष्म जीवों का नाश किया था. सर्वप्रथम फिनॉल की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की खोज जोसेफ लिस्टर ने की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन आवर बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज अ पोर्टल ऑफ एग्जिट फॉर पैथोजन? निम्न में से बॉडी में पैथोजेंस के लिए पोर्टल्स ऑफ एग्जिट का कार्य कौन कौन करते हैं? ऑप्शंस आर ए सलाइवा एंड फीसेस, B. Secretion of vagina or penis and urine, C. Coughing or sneezing, or D. All of the above. Correct option is option number D, that is all of the above. Pathogens नियम अनुसार संक्रामक रोग श्रृंखला जो कि चेन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज के द्वारा रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे रोगजनक, संग्रहार, निकास मार्ग, संरचन मार्ग, प्रविष्ट मार्ग और प्रवणशील पोषक. इस श्रृंखला की किसी भी एक कड़ी को तोड़कर संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाई जा सकती है. सामान्यतः उपर्युक्त सभी ऑप्शन वाले सभी सब्सटेंस हमारे शरीर में पैथोजेंस के लिए पोर्टल ऑफ एग्जिट का कार्य करते हैं. सो गाइज, नाउ लेट्स टेक द यस्टरडेज क्वेश्चन दैट वाज, if a mental age and a chronical age of a child is same, then what is the IQ of this child? जब किसी बच्चे की मेंटल एज व क्रॉनिकल एज सामान्य होती है तो बच्चे का IQ निम्न में से कितना होगा? ऑप्शंस आर A 90, B 100, C 110 और D 120. Two of you guys have given the correct answer, Sunil Kumar Saini and Preeti Rathod, and the answer was B, that is 100. IQ का पूरा नाम इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है. इसको ज्ञात करने का समीकरण होता है IQ which is equals to MA by CA into 100. यहाँ पे MA का मतलब है मेंटल एज, मतलब मानसिक आयु, और CA का जो मतलब है वो है क्रोनोलॉजिकल एज और वास्तविक एज. इस फॉर्मूले में MA इज इक्वल्स टू CA है, मतलब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो बराबर है बच्चे की. तो इस वजह से उस बच्चे का IQ हो जाएगा 100. Back to the microbiology question, and the question is, which of the following specimen should be rejected? Options are A. Specimen leaked or in cracked container, B. Visually apparent contamination of the specimen, C. Unlabeled or improperly labeled, or D. All of the above. Correct answer is answer number D, that is all of the above. माइक्रोबायोलॉजी लैब में ऐसे स्पेसिमेन को रिजेक्ट कर दिया जाता है जो स्पेसिमेंस
से लीकेज हो रहा है, मतलब कंटेनर क्रैक्ड है और या स्पेसिमेन कंटेनर से फुल होकर बाहर निकल रहा है, या जब स्पेसिमेंस दिखने में कंटामिनेटेड है, या जब स्पेसिमेन का प्राप्त जो है वो अनलेबल्ड और इनप्रॉपर लेबल्ड हो। ऐसे स्पेसिमेन से वर्किंग स्टाफ को भी इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। Guys, hope you are enjoying this video. If you want me to make any particular topic related video or particular topic question related video, you can comment down below. Your all suggestions are welcoming here. Okay, so next question is, when the blood sample is taken for the test of malaria parasite, मलेरिया पैरासाइट की जांच हेतु ब्लड सैंपल निम्न में से कब लिया जाना चाहिए? ऑप्शंस आर: ए आफ्टर मिड डे, बी व्हेन फीवर स्टार्ट्स, सी एट द पीक ऑफ फीवर और डी इन द अर्ली ऑफ द मॉर्निंग। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एट द पीक ऑफ फीवर। सीवियर मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के द्वारा फैलता है। इसमें पेशेंट मुख्यतः हेडेक व फीवर की शिकायत करता है। इस फीवर की मुख्यतः 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली जो स्टेज होती है उसमें होता है सडन कोल्डनेस, सेकंड जो स्टेज आती है वो आएगी फीवर की, और जो थर्ड स्टेज जो आती है वो होती है स्वेटिंग की। इसकी जांच हेतु ब्लड सैंपल मुख्यतः तीव्र बुखार यानी पीक ऑफ फीवर के दौरान और बाद में लेना चाहिए, क्योंकि इस समय प्लाज्मोडियम की सांद्रता अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ व मल्टीप्लिकेशन करवाने की प्रोसेस को निम्न में से किस टर्म के द्वारा जाना जाता है? ऑप्शंस आर: ए ऑटोक्लेविंग, बी आइसोलेशन, सी स्टैनिंग और डी कल्चर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कल्चर। कल्चर का जो मेन अर्थ होता है वो होता है ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह प्रोसीजर एक विशेष मीडियम में किया जाता है जिसमें पैथोजेंस के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ होते हैं और किसी विशेष रंजकों द्वारा पैथोजन को रंग कर ऑब्जर्व करने के प्रोसीजर को स्टेनिंग कहा जाता है। सामान्यतः बैक्टीरियल सेल्स के कैप्सूल का ऑब्जर्वेशन ग्राम स्टेनिंग के द्वारा किया जाता है और एसिड फास्ट बैसिलाई की पहचान के लिए जिल नेल्सन स्टेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ मेडिकल इन माइक्रोबायोलॉजी? निम्न में से किस साइंटिस्ट को फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है? ऑप्शंस आर: ए रॉबर्ट कॉच, बी एडवर्ड जेनर, सी एवी ल्यूकहोंग और डी लिस्टर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने मुख्यतः एंथ्रेक्स के बैसिलस को सबसे पहले अलग किया था तथा अनेक मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक का भी आविष्कार किया था। इसी कारण से रॉबर्ट कॉच को बैक्टीरियोलॉजी व मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। जोसेफ लिस्टर को फिनॉल की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की खोज के कारण एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग पैथोजन whose shape and size is altered? निम्न में से ऐसे पैथोजन जिनकी आकार व आकृति बदलती रहती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर: ए फ्लियोमॉर्फिक, बी लोफोट्राइकस, सी एम्फीट्राइकस और डी मोनोट्राइकस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लियोमॉर्फिक। कुछ पैथोजन में अपने आकार व आकृति को परिवर्तन करने की कैपेसिटी भी पाई जाती है। इनको प्लियोमॉर्फिक या पॉलीमॉर्फिक पैथोजन कहा जाता है, जैसे रेट्रोवायरस दैट इज HIV ग्रुप,
इसके अलावा फ्लैजेला अरेंजमेंट के आधार पर भी पैथोजन को निम्न 4 प्रकार ग्रुप में बांटा जाता है। 4 टाइप्स के जो पैथोजन्स हैं वो हैं मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरिट्राइकस। फ्लैजेला अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो मोनोट्राइकस कुछ इस तरह होगा, लोफोट्राइकस वुड बी लाइक दिस, एम्फीट्राइकस like this and the petritricus. Question number 12 is, which of the following is the highest need for the growth of microorganism? Options are A. Osmotic pressure, B. Temperature, C. pH or D. O2. Correct option is option number D, that is O2. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है एरोबिक और सेकंड इज एनएरोबिक। एरोबिक माइक्रोब्स इन ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए O2 की आवश्यकता होती है। एरोबिक में O2 की आवश्यकता होती है और एनएरोबिक माइक्रोब्स इनको O2 यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता ग्रोथ में नहीं होती है। O2 के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में मुख्यतः pH लेवल, टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर, मॉइस्चर एंड वाटर आदि फैक्टर द्वारा भी प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 इज, बेस्ट मेथड फॉर स्टरलाइजेशन बाय स्टेम अंडर प्रेशर इज। ऑप्शंस आर A. बॉइलिंग, B. autoclaving, C. टेंडलाइजेशन और D. हॉट एयर ओवन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज autoclaving। सबसे प्रचलित और सबसे अधिक विश्वसनीय स्टरलाइजेशन मेथड ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव में प्रयुक्त होने वाली स्टीम अंडर प्रेशर में यह भौतिक गुण होता है कि वह पोरस वस्तुओं और कपड़ों में शीघ्र प्रवेश कर जाती है। सामान्यतः ऑटोक्लेव में विजाणुओं को नष्ट करने के लिए 121 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान 15 मिनट के लिए ही पर्याप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन हैज़ मिनिमम हाफ लाइफ। निम्न में से किस इम्यूनोग्लोबिन की मिनिमम हाफ लाइफ होती है? ऑप्शंस आर A. IgG, B. IgM, C. IgE और D. IgA। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज IgE। हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबिन और Ig गुणों के आधार पर अलग अलग होती है। यह मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। अगर हम इन Ig की हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग बात करें तो हाफ लाइफ IgE, इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो होती है 2 डेज। IgD, इसकी हाफ लाइफ होगी 3 डेज। IgM, इसकी हाफ लाइफ होगी 5 डेज। IgA, इसकी हाफ लाइफ होगी 6 डेज। और अगर हम बात करें IgG की तो इसकी हाफ लाइफ होगी 23 डेज। तो जो IgG की जो हाफ लाइफ होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है और सबसे मिनिमम जो होगी वो होगी किसकी? IgE की, दैट इज़ 2 डेज। मिनिमम हो गई है IgE की 2 डेज। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, which of the following immunoglobulin crosses the placenta at the time of pregnancy? निम्न में से कौन सी इम्यूनोग्लोबिन गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? ऑप्शंस आर A. IgM, B. IgD, C. IgG और D. IgA. Guys, I want all of you to give this answer on a comment section. I will tell this answer by tomorrow with explanation. That is all for today's video. Hope you all like it. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel. And guys, if you want to practice more and more nursing related content or question, you can check out our other social media platform.
for nurses preparation. I'll see you tomorrow. Till then, bye bye.